Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains. Cengage मैथमेटिक्स जिसमें आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की हम आपको तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक 11th और 12th मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी है। ये हम Cengage मैथमेटिक्स के पैकेज के थ्रू कर रहे हैं। ये पैकेज पूरे सिलेबस को आपको 5 बुक्स में डिवाइड करके रखता है। ये बुक्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम हर एक बुक के हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। हम उन सारे कंसेप्ट्स के इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स करें ताकि एक अच्छे तरीके से आप हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को कंसोलिडेट कर रहे हैं और यकीनन तौर पर इस चैप्टर के हर एक चैप्टर के एंड में दिए गए एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ताकि उन सारे कंसेप्ट्स को आप रिवाइज कर लें, उन्हें रिविजिट कर लें और चैप्टर के एंड होने पर JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी उस चैप्टर पर आए हुए सारे हम कर रहे हैं। एक अच्छी मजबूत, एक बहुत ही डिटेल्ड और थरो तैयारी है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है, मतलब कोई भी ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कोई भी मॉडल हमारा नहीं है। आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेस करते हैं हमारे साथ। विद दैट स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर पैराबोला की, जिसमें हम JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आपको याद है अभी तक जिन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और उसी कैटेगरी के क्वेश्चंस में अब हम मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप, वही जहां पर आपके एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। P be the point on this parabola, so there is a parabola और इस पैराबोला पर एक पॉइंट है P, ठीक है क्या, which is, now listen to this particular part, which is at the shortest distance from the center S to the circle। आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है कि सर इस सर्कल का एक सेंटर है और उससे इस पैराबोला पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर कोई पॉइंट सिचुएटेड है। डू यू ऑल रिमेंबर, हमने एक बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट सीखा है सर कि अगर दो कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो याद करिए लाइन, ये कई बार दोहराई गई है और इस पर JEE एडवांस्ड क्वेश्चंस पूछता है। IIT JEE मेंस और JEE एडवांस दोनों इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पर क्वेश्चंस पूछते हैं जहां पर आपको दो कर्व्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से डील करना होता है। अब सारी बातें छोड़िए, अब महज मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए कि मान लो आपके पास एक पैराबोला है और मान लो आपके पास एक सर्कल है। डू यू ऑल रिमेंबर कि सर हमने हमेशा से सीखा है कि जो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दो कर्व्स के बीच में, वो उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग होती है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, एक ऐसी लाइन जो कि इस सर्कल पर नॉर्मल होगी और अगर वो सर्कल पर नॉर्मल होगी तो यकीनन तौर पर वो क्या होगी भाई, वो आपके सेंटर से पास होगी सर्कल के। और अगर वो पैराबोला पर भी नॉर्मल है तो शैलाई से ये जो डिस्टेंस होगी इसके अलावा और कहीं आप इन दोनों कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। आपने यहाँ पर ये पॉइंट पकड़ा और ये पॉइंट पकड़ा है, दूर हो जाएगा। तो जो सबसे कम डिस्टेंस होगी, जो मिनिमल डिस्टेंस होगी किन किन के बीच, इस सर्कल और इस पैराबोला के बीच, वो यही होगी। दैट इज द डिस्टेंस अलोंग द कॉमन नॉर्मल टू बोथ ऑफ द कर्व्स। मतलब एक ऐसी लाइन जो इस पैराबोला के लिए भी नॉर्मल है और एक ऐसी लाइन जो सर्कल के लिए भी नॉर्मल है। क्या ये पॉइंट आप सभी को डाइजेस्ट हुआ? आई थिंक बड़ी बेसिक सी आसान सी बात है जो आप सभी को समझ आ रही होगी। अब यहां से इसे कैसे सोचेंगे, यहां पर क्या आइडिया आएगा, क्या थॉट होगा, इस पर बात करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए, सोच के बताइए, क्या इस इक्वेशन को देखकर आप सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? हाँ सर, कोई विशेष बात नहीं है। अगर मैं देखूं तो x² + y² -4x - 16y। डू यू ऑल रियलाइज ये क्लियरली +2, +8 यानी 2,8 पर आपका इस सर्कल का सेंटर प्लेस्ड है। तो दिस इज योर सर्कल का सेंटर। मैंने रैंडमली कहीं भी बना लिया, ऐसा मत मानना कि ये बिल्कुल आपका प्रॉपर बना हुआ है। मैंने बस रैंडम सा आपके लिए चीजें क्रिएट की हैं। और सर बिल्कुल अगर मैं पैराबोला की बात करूँ तो वो तो आपका वही स्टैंडर्ड पैराबोला है, y² = 4x, है ना। सो यहाँ पर ये आपका पैराबोला है जो कि है y² = 4x। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? आई होप अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक बात का जवाब दीजिए, आप बहुत सोच समझ के दीजिए। जब मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो उसको लेकर वो कुछ बातें कर रहे हैं ना। और एक और बात उसने कही है, क्या, ध्यान से सुनिएगा। Q be the point on the circle dividing the line segment SP internally। आई होप आपको समझ आ रहा है।
डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर S, तो आपके पास एक तो क्या है भाई, इस सर्कल का सेंटर S जिसे वो कहता है यहाँ पर S, है ना, और उसने Q के बारे में भी कुछ कहा है, और P वो पॉइंट है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। शैलाई से ये पॉइंट होगा आपका फाइनली P, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और S और P में कहीं ना कहीं बीच में एक पॉइंट है Q। क्यों सर? क्योंकि Q be the point on the circle dividing the line segment SP internally. I hope you are not confused. ये जो आपकी लाइन SP है इसको इंटरनली डिवाइड करता है कौन? Q. I think इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। Q वो पॉइंट है जो आपकी SP लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है। क्या ये पूरा सिनेरियो क्लियर है? अब हम आते हैं ऑप्शंस पर और समझते हैं एक-एक करके कि वो क्या क्या चीजें पूछ रहा है। वो सबसे पहले तो आपसे इंटरेस्टेड है एसपी में, ठीक है सर, निकाल लेंगे। सर सारी बातें छोड़ो, बड़ा बेसिक सा थॉट मेरे दिमाग में आता है, क्या आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हो? सर मैंने जितना सीखा है लाइफ में, मेरे लिए अगर मैं एक स्टैंडर्ड पैराबोला की आपसे बात करूं तो आपको याद है y² = 4ax कि नॉर्मल की इक्वेशन जो हम जानते हैं, एक तो आपके पैरामीट्रिक फॉर्म में होती है और एक स्लोप फॉर्म में होती है। अगर मैं स्लोप फॉर्म में लिखता हूं तो क्या आपको पता है y = mx माइनस 2am माइनस am³। आई होप आप भूले नहीं हो। पैरामीट्रिक फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, वहां पर -tx + 2at, है ना, m की जगह आप -t रख देते हो तो +2at + at³ हो जाता है। आई होप आप भूले नहीं हो। पर अगर मैं स्लोप फॉर्म में लिखता हूं तो ऐसा लिख सकता हूं। डू यू ऑल रिमेंबर दैट? अब सर बड़ी बेसिक सी बात है, अगर यहां पर मैं सोचता हूं इस पैराबोला की नॉर्मल की इक्वेशन, जहां पर ए की वैल्यू क्लियरली हमें नजर आ रही है, कितनी है सर? 1। आई होप आपको दिख रहा है ए की वैल्यू क्लियरली हमें नजर आ रही है 1। तो क्या इसमें आप ए की वैल्यू 1 रिप्लेस करके बहुत ही आराम से इस पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हो क्या? सर कौन सी बड़ी बात है, बहुत आराम से लिख लेंगे, यहाँ पे कहीं नहीं जाना है हमें। बस एक बात का जवाब दो, जब आप पैराबोला का नॉर्मल लिखोगे, है ना, किसी पॉइंट पी पर, मतलब किसी पॉइंट पी पर, तो क्या लिखूंगा सर? मैं इस एसपी नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहा हूं ना, हम जानते हैं ये नॉर्मल है आपका यहाँ पर भी और ये नॉर्मल है आपका सर्कल पर भी। नॉर्मल का मतलब क्लियरली क्या होता है? इन पॉइंट्स पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स पर वो परपेंडिकुलर होता है। तो हमने नॉर्मल की इक्वेशन क्या सीखी है सर? y = mx माइनस 2am। अब a की वैल्यू कितनी है? 1, तो कितना हो जाएगा? -2m माइनस am³। अब a की वैल्यू वापस कितनी है? 1, तो ये कितना हो जाएगा? m³। अब क्लियर सी बात है सर, अगर ये आप लिख रहे हो कौन से नॉर्मल की इक्वेशन? ये आप लिख रहे हो नॉर्मल एसपी की इक्वेशन। तो शैल आई से सर ये जो नॉर्मल एसपी है 2,8 से पास होता है। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? एंड इफ इट पासेस थ्रू 2,8, क्या आपको कुछ नजर आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हम पास करवाते हैं, पर बस मेरा एक थॉट है, क्या आप इस सर्कल की रेडियस भी निकाल सकते थे? ऐसे ही बस आई नीड इट, मुझे शायद इसकी जरूरत लगे। तो सर इस सर्कल की रेडियस निकालना तो और आसान है। आपको दिख रहा है 64 और ये +64 है, यानी कि क्या? ध्यान से देखो भाई, g² + f² - c, है ना, तो 2 का स्क्वायर आई थिंक 4, ध्यान से देखना, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 64 सब्ट्रैक्ट किया 0, और ये बचा 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कितना? 2। तो शैलाई से जो SQ लेंथ आएगी आपकी, जो इस सर्कल की रेडियस होगी, वो कितनी होगी सर? वो होगी 2 यूनिट्स। डू यू ऑल एग्री विद दैट? आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब वापस आते हैं इस पॉइंट पर जहां आप कह रहे थे सर कि ये जो है आपका ये SP नॉर्मल है। तो शैलाई से SP नॉर्मल पर एक पॉइंट है S जो कि है 2,8। तो क्या मैं ये कहूँ 2,8 इसे सेटिस्फाई करेगा? क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो 2,8 को मैं इसमें पास करता हूँ। देखो यहाँ 8 पास किया है ना, 2,8 मैंने यहाँ पर पास किया है, तो 8 पास किया तो कितना? 8 = ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा? 2m - 2m - m³। क्यूबिक तक बात ही नहीं बनी क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो हुआ नहीं, उसने इतना अच्छा नंबर दिया कि आपका 2m से 2m कैंसिल, तो क्या बच रहा है सर? -m³ = 8। तो m³ अगर आपका -8 है, सो डू यू ऑल अंडरस्टैंड m की एक ही वैल्यू आनी जो कि क्या होगी? -2। आई होप नो वन इज कंफ्यूज्ड विद दिस पार्ट कि m की वैल्यू -2 क्यों आई और कैसे आई, है ना। अब अगर मैं m की वैल्यू -2 रखता हूं तो शैलाई से मुझे इस SP 10 नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी बहुत आराम से। तो मैं m की वैल्यू -2 रखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से गौर करिएगा स्टूडेंट्स। -2x और ये कितना? -4, तो ये कितना है? -2x। -2x को इधर लाए तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2x + y। अब बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, -2 × -2 कितना? +4, -2 का क्यूब -8, -8 का नेगेटिव +8, है ना, आप समझ रहे हो ना। तो 8 + 4 कितना? 12, 12 को भी उधर शिफ्ट किया तो कितना आ जाएगा? -12, और चाहे तो आप 12 को यहाँ भी रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। सो ये जो आपकी 2x + y = 12 आती है, ये फाइनली आपकी वो कॉमन नॉर्मल की इक्वेशन आती है। अब एक एक करके इन सारी बातों पर बात करते हैं कि हम SP, SQ = SQP और ये जो आपके 2 पॉइंट C और D लिखे गए ये कैसे निकालेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं।
अब एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पी को निकालना चाहता हूं तो क्या मैं इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं? क्योंकि सर जैसे ही आपके पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आएंगे, बहुत सारी चीजें निकालोगे बहुत आराम से। एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात, सर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जितने मैं जानता हूं वो होते हैं 80 स्क्वायर, 280। लेकिन सर आपने पैरामीट्रिक वर्जन तो लिया नहीं था, आपने तो m वाला वर्जन लिया था। तो हम जानते हैं ना नॉर्मल के लिए t और m का क्या रिलेशन होता है सर, वो होता है t इक्वल टू माइनस m। तो यहाँ पर अगर माइनस m रिप्लेस किया तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर, हो जाएंगे a m स्क्वायर कॉमा -2am। आई होप नो वन इज कंफ्यूज्ड बाय दैट। और m की वैल्यू कितनी है, -2। सो इफ आई रिप्लेस -2 हियर और a की वैल्यू तो हम जानते ही हैं 1, तो p के कोऑर्डिनेट्स को लेकर ओपिनियन सॉर्टेड है। p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ध्यान से देखो, 1 और 1 तो गए, तो m स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर कितना सर, ये आ जाता है 4, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे रखता हूँ, ध्यान से देखना, m की वैल्यू -2 इंटू -2 +4, और ये a की वैल्यू तो 1 है। तो p के कोऑर्डिनेट्स आते हैं सर 4,4। p के कोऑर्डिनेट्स कितने आते हैं सर, वो आते हैं 4,4। एवरीवन विद मी सो फार, कोई डाउट, कोई परेशानी? आई थिंक अब आप बहुत आराम से लिख सकते हो। इन केस अगर आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी होती तो मान लो क्या 4,4 से 2,8 की डिस्टेंस निकालते और रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देते, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती अगर पूछी होती तो। क्या वो पूछी गई है सर? SP पूछ रहा है वो। SP मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। आई होप कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से निकाल सकते हो। पहला ऑप्शन जब हम चेक करेंगे SP, तो 2,8 से 4,4 की डिस्टेंस देखो, 4 और 2 का डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4 है ना। मैं SP निकालना चाह रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर कितना 4। एवरीवन एग्रीइंग विद दैट? सिमिलरली 8 और 4 का डिफरेंस 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये कितना आता है 16 प्लस 4 20 यानी 4 इंटू 5, 4 का अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट में रह जाएगा, तो 2√5 आपका ऑप्शन ए तो बेशक सही है। एवरीवन एग्रीइंग विद दिस? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर जब आपको SP मिल गया, तो अब कौन सी बड़ी बात है SQ is to QP निकालने में? बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। आपके पास SP है, आपको SQ पता है। ध्यान से सुनना, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, आपके पास ये लाइन है क्या, ये लाइन है जो कि है क्या SP, सुनिएगा ध्यान से, है ना। इसकी लेंथ कितनी आती है सर? इसकी लेंथ जस्ट अभी हमने निकाली, कितनी है भाई, इसकी लेंथ आई है आपकी 2√5। डू यू ऑल एग्री विद दिस? इसी में कहीं ना कहीं एक बीच में पॉइंट है Q, जिसके मद्देनजर मुझे दिखता है कि जो SQ होता है सर वो होता है आपका 2। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप नहीं निकाल सकते क्या सर? हमसे वो पूछ रहा है SQ is to QP। डू यू ऑल रियलाइज ये JEE एडवांस ने 2016 में पूछा है, और ये कितना आसान, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। बशर्ते ये आसान हमें तब लगेगा जब हमें ये बातें और ये प्रॉपर्टीज पता हो। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है कितना बेसिक सा एक क्वेश्चन है, और आपको बस यही एहसास दिलाने की कोशिश हो रही है ये एग्जाम टफ नहीं है अगर ठीक से तैयारी स्ट्रैटेजिकली की जाए तो क्या पूछ रहा है वो? आई थिंक SQ is to QP वो हमसे पूछ रहा था ना, बिल्कुल सही बात है। तो SQ तो पता है सर, QP के लिए क्या करूंगा, 2√5 में से 2 सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो SQ is to QP जब आप निकालोगे, है ना, जब आप SQ is to QP जब आप निकालोगे, तो SQ तो 2 था ही, QP कितना होगा, वो होगा 2√5 - 2। आई थिंक सर अब आपको बस रैशनलाइज करना है और चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा सर, ये बचेगा आपका 1/√5 - 1। अब एक छोटा सा काम मैं कर लेता हूँ, √5 + 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो √5 + 1 से जब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो ये, और डिनोमिनेटर में a² - b² वाला फॉर्मूला है, 5 - 1 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। आई थिंक 5 - 1 कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 और 5 - 1 कितना 4। अगर मैं यहाँ पर चीज़ें कंपेयर करूँ, सो डू यू रियलाइज इसमें बस एक छोटी सी गड़बड़ होगी। गड़बड़ ये होगी कि सर अगर डिनोमिनेटर में 4 होता तो आपका ऑप्शन बी भी आंसर होता। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है वो कैसे गड़बड़ हो रही है। तो इस वजह से अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट पार्ट पर। आपका सी ऑप्शन क्या कह रहा है, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला एट P is 6। एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या? पहले तो सर नॉर्मल की इक्वेशन देखो, नॉर्मल की इक्वेशन है, नॉर्मल की इक्वेशन में अगर x इंटरसेप्ट चाहिए मतलब y की जगह 0 रख दो, याद आ रहा है। अगर मैं y की जगह 0 रख देता हूं तो 2x = 12 यानी x = 6। तो सर ये बात तो सही है कि आपके पैराबोला पर जो x इंटरसेप्ट आएगा, नॉर्मल पे जो आपने ड्रॉ किया है उस पैराबोला के उस पॉइंट P पर, वो क्लियरली आपका 6 आएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत यहां तक। अब सुनिएगा ध्यान से, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट Q is 1/2। सोच लेते हैं सर, वो Q पर आपके टेंजेंट ड्रॉ करवा रहा है। एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात, जो Q पर आपकी टेंजेंट होगी, अगर मैंने Q पर जो टेंजेंट डाली है, शैलाई से ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी आपके नॉर्मल से। आप मुझे नॉर्मल की स्लोप बता सकते हो क्या? सर बड़ी आसान सी बात है, अगर 2x को वहां शिफ्ट किया तो -2x मतलब इस नॉर्मल की स्लोप है -2।
अगर नॉर्मल की स्लोप है -2 तो टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो -2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल 1/2 होता है क्या सर, होता है। अगर उसका रेसिप्रोकल 1/2 होता है तो हाँ सर, उस टेंजेंट की जो स्लोप है वो 1/2 होनी तय है। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, बहुत साधारण और बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, जिसको लेकर मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होना चाहिए। क्या ये पूरा क्वेश्चन विद इट्स प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ आया? अगर यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है तो हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आप इतना सारा डेटा देखकर घबराते नहीं हैं, आप बस चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। और यकीनन तौर पर ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कहाँ पूछा गया है भाई? ये आपके JEE एडवांस ने 2016 में पूछा है। तो देखो क्या लिख रहा है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले तो कह रहा है एक सर्कल है C1 और उस सर्कल का सेंटर है O, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है आपका ओरिजिन पर होगा। फिर उसी के साथ साथ एक पैराबोला उन्होंने दिया है x² = 2y, जिसके बारे में भी हम सोच लेंगे। फिर उसने क्या कहा, एट द पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है सर, ये सर्कल और पैराबोला इंटरसेक्ट करते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे, है ना। फिर वो कह रहा है लेट द टेंजेंट टू द सर्कल C1 एट पॉइंट P टचेस अदर टू सर्कल C2 एंड C3 एट R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर, इस पॉइंट P पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे जो आपके इन दो पॉइंट्स पर उसे टच करेगी, और वो सर्कल C2 और C3 हम बना लेंगे। वो कह रहा है जो आपके C2 और C3 सर्कल है उनकी रेडियस जो है, रेडाई है, वो इक्वल है, वो कितनी है, 2√3। तो सर काफी हद तक तो आइडिया मिल गया है। और जो आपके सेंटर हैं, है ना, जो C2 और C3 सर्कल के सेंटर हैं वो Q2 और Q3 है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ रहा है बिना किसी परेशानी के। अब आपका पॉइंट क्या है सर, अब आप निकालना क्या चाह रहे हो? वो पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उसने कह दी, बहुत क्रूशियल सी बात कह दी उसने कि सर Q2 और Q3 मतलब ये जो आपके दोनों सर्कल्स हैं C2 और C3, इनके जो सेंटर हैं वो आपके Y एक्सिस पर लाई करते हैं। सर ये तो बहुत खुशी की बात है, इसने हमारी आधी समस्या दूर कर दी, इसने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर कर दी, और अब मैं काफी हद तक इन सारे ऑप्शंस को लेकर चीजें वर्कआउट कर सकता हूँ। ध्यान से देखना। पहले तो हम इन दोनों को वर्कआउट करते हैं। देखो सर, आपके पास सर्कल है C1 जो कि x² + y² = 3। ठीक है, आपके पास सर्कल है x² + y² = 3। आई होप इसको लेके कोई परेशानी नहीं, ये ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड सा है। क्यों? क्योंकि सेंटर इसका ओरिजिन पर है और इसकी रेडियस √3 है। एवरीवन एग्रीइंग विद दैट। और अगर मैं पैराबोला को देखूं तो सर ये वो स्टैंडर्ड पैराबोला ही है, लेकिन इस फॉर्मेट में x² = 2y, मतलब ये आपका ऐसा वाला पैराबोला है। आई होप आपको दिख रहा है, थोड़ा दिमाग में इतना विजुलाइज करिए। सर सबसे पहले तो ना इन दोनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। उसने क्या कहा था आपसे, इस सर्कल का और इस पैराबोला का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना। तो ठीक है सर, इस पॉइंट P को निकालने की कोशिश करते हैं। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहा तो सर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। x² की वैल्यू 2y यहाँ रखते हैं, है ना। जैसे ही x² की वैल्यू 2y यहाँ रखी तो यहाँ पर y² है ऑलरेडी, यहाँ पर रखा 2y और 3 को इधर शिफ्ट किया तो -3। और अगर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो आई थिंक क्या मिलेगा, देखो भाई, प्रोडक्ट चाहिए 2 और सॉरी सम चाहिए 2, प्रोडक्ट चाहिए -3। शैलाई से सर ये काम तो आपके ये दोनों कर देंगे, -2y -y -3 = 0। कुछ गलत कर रहा हूं मैं, बिल्कुल गलत कर रहा हूं, क्योंकि ये तो आपने बहुत ही गड़बड़ कर दी सर। मेरे ख्याल से जो सही तरीका होता वो क्या होता, वो होता +3y - y। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, है ना। आई थिंक अब सही है। 3 × -1 कितना, -3, और 3 - 1 +2। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो क्या आपको सीधे सीधे दिख रहा है सर, यहाँ से आप y + 3 एक फैक्टर बनाते हो, आई होप आप सबको दिख रहा है, और यहाँ से आप -1 कॉमन लेते हो तो एक फैक्टर बनता है y - 1। क्लियर सी बात है, y की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, -3 और +1। आप कौन सी वैल्यू चूज करेंगे स्टूडेंट्स? मेरा कहना है एक वैल्यू बड़ी सिंपल सी दिख रही है सर, -3 ऑफ कोर्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, लेकिन मैं 1 को चुनूंगा एज P का एब्सिसा। क्यों, सॉरी P का ऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट P जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वहाँ x और y दोनों कोऑर्डिनेट P के क्या होंगे, पॉजिटिव। आई होप ये बात आपको समझ। अब चाहे तो y की वैल्यू यहाँ रख दें या यहाँ रख दें, आपको x कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। जैसे ही मैं y की वैल्यू 1 यहाँ रखता हूँ तो x² 2 हो जाता है, यानी x + -√2 हो जाता है। मैं सीधा सीधा क्या चुनूंगा, +√2। क्यों सर? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो P के जो कोऑर्डिनेट आते हैं, जो P के कोऑर्डिनेट आते हैं वो आते हैं √2, 1। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? मैं थोड़ा सा चीज़ों को आपको प्लॉट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें हो कैसे रही होंगी। ध्यान से देखो, आपके पास ऑफ कोर्स क्या रहा होगा सर, आपके पास रहा होगा क्लियरली y एक्सिस, जिसको लेकर कोई परेशानी नहीं है। और इसी तरीके से y एक्सिस के साथ आपके पास रहा होगा, मैं थोड़ा देर बना लेता हूँ, स्पेस हमारे पास बच जाएगा। इसी तरीके से आपके पास रहा होगा एक x एक्सिस, है ना, ये रहा, मान लेते हैं आपका x एक्सिस। अब इसमें सर आपके पास था एक सर्कल, बिल्कुल सही बात है, इसमें हमारे पास था क्या भाई, एक सर्कल, है ना। इस सर्कल को उन्होंने क्या किया, इस सर्कल को उन्होंने सेंटर पर सिचुएट किया। ये आपका वही सर्कल है, x² + y² = 3। इस पर एक पॉइंट था क्या,
√2, 1 √2, 1 शैल ऐसे यहाँ कहीं होगा, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं √2, 1। अब आपने क्या किया वो सुनना, काम की बात है। आपने इस पॉइंट P पर आपने क्या ड्रॉ की, टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है सर। जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की है वो दूसरे दो सर्कल्स को R2 और R3 पर टच कर रही थी। जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की वो दूसरे दो सर्कल्स को R2 और R3 पर टच कर रही थी। तो पहले तो मैं वो टेंजेंट बना लेता हूँ। वो टेंजेंट कैसे जा रही होगी सर, मेरे ख्याल से वो टेंजेंट कुछ ऐसी जा रही होगी। इसको थोड़ा सा और टिल्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो चीज़ें ड्रॉ करने का और बनाने का। सर ये रही वो आपकी क्या, टेंजेंट। आई होप इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपके पास दो सर्कल्स हैं। दो सर्कल्स आपके पास कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। जो दो सर्कल्स की बात हो रही है वो हैं C2 और C3, और उनका सेंटर y एक्सिस पर है। मुझे थोड़ी सी आप हेल्प करो दो सर्कल बनाने में। तो सर एक सर्कल यहाँ बना लेते हैं, एक यहाँ बना लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो जब आप ये दो सर्कल्स बनाते हैं, है ना, जब आप ये दो सर्कल बनाते हैं तो एक सर्कल तो यहाँ बनाए, और बशर्ते सर इन सर्कल्स को बनाते वक्त इस बात का आपको इल्म रहे कि वो सर्कल्स कहाँ होंगे। उन सर्कल्स का सेंटर जो होगा वो आपका y एक्सिस पर ही होना चाहिए। आई होप ये बात तो आप नहीं भूल रहे हो। तो एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल यहाँ नीचे बना लेता हूँ। स्पेस थोड़ा कम है बट कोशिश ज़रूर करेंगे हम उसे बनाने की कि हम उसे कुछ ऐसा ले आए कि उसका सेंटर कहाँ हो, उसका सेंटर आपका y एक्सिस पर हो। ऑल्दो वो थोड़ा नहीं बहुत बड़ा बनने वाला है, लेकिन फिर भी जैसा भी बनेगा अब उसे बनाएंगे तो सही। तो ये रहा आपका दूसरा सर्कल, है ना। थोड़ा और इसे बड़ा बनाना होगा ताकि चीज़ें हम ठीक से बनते हुए देख पाएँ, है ना। तो ये रहा आपका एक और सर्कल जिसका सेंटर मैंने लिया है कहाँ, y एक्सिस पर। और क्लियरली मतलब वो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, बट आई होप यू ऑल गेट माय पॉइंट कि मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो इस तरीके से होगा, है ना। थोड़ा इसको और नीचे ले जाता हूँ, तो इस तरीके से आपका ये दूसरा वाला सर्कल बन रहा है। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है भाई, ये चीज़ें क्लियर है। आई होप बहुत दिक्कत नहीं हो रही। मुझे थोड़ा सा इसे और छोटा बना लेना चाहिए था, तो ये स्पेस हमारा ठीक से बन जाता और ये आपको बहुत कन्फ्यूजिंग सा नहीं बनता। तो ये रहा आपका इसका सेंटर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बात बताओ सर, अगर ये आपके सर्कल्स के सेंटर हैं, है ना, तो सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो एक परपेंडिकुलर ये हो जाने वाला है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? सिमिलरली अगर यहाँ से ये आपका मैंने y एक्सिस पर सेंटर माना है और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो एक परपेंडिकुलर ये हो जाने वाला है। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? आई थिंक चीज़ें सॉर्टेड है, चीज़ें बहुत सिंपल और आसान सी हैं। अब अगर मैं चीज़ें पूछूं तो कुछ कोऑर्डिनेट्स के बारे में वो कुछ सजेशंस दे रहा है। क्या क्या सजेशन दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहले वो कह रहा है आपके सर्कल है C2 और C3, वो कहाँ पे टच करते हैं, R2 और R3 पर। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये मान लेते हैं हम क्या, R2, और ये पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, ऑफकोर्स R3। इन्हीं के उसने आपको दे रखे थे क्या, उसने आपको सेंटर भी दे दिए थे क्या, Q2 और Q3, जो कि आपके y एक्सिस पर लाई कर रहे थे। तो ये जो सेंटर है ये आपका हो जाता है Q2, और ये जो सेंटर है जो कि y एक्सिस पर आपका रहता है ये कितना हो जाता है, Q3। आई होप दिस इजंट कंफ्यूजिंग एट ऑल, और यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब क्या ओपिनियन है, सॉर्टेड सा ओपिनियन है भाई। अब मेरे ख्याल से हमने सारी चीज़ें प्लॉट कर ली हैं जो जो उन्होंने कही थी। अब उसने कुछ सवाल आपसे पूछे हैं। वो पहले तो आपसे पूछ रहा है Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस, जिसे हम निकालेंगे सर कुछ ना कुछ करके। इसी के साथ साथ वो आपसे पूछ रहा है R2 और R3 के बीच की डिस्टेंस। आई थिंक ये भी हम निकाल सकते हैं। आपसे दो ट्राइंगल का एरिया वो पूछ रहा है OR2 R3। तो OR2 R3 मतलब कौन सा, आई थिंक ये क्या रहेगी भाई, ओरिजिन, है ना। तो OR2 R3, OR2 R3 आपका जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसे बनेगा सर, O से R2 को कनेक्ट करना और O से R3 को कनेक्ट करना। ये जब हम करेंगे तब हम सॉल्व कर लेंगे। उसका बेस क्लियरली आपका हो जाएगा और उसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। बहुत आराम से निकालेंगे, मेरा यकीन करिए एक आसान क्वेश्चन होगा ये। और उसी के थ्रू वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQ2 Q3 भी पूछ रहा है। कौन सा एरिया भाई, PQ2 Q3। तो P से आप Q2 और Q3 को बेस मान लेना और वापस बहुत आराम से दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। मेरा यकीन करिए C और D बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, आप इजीली निकाल लोगे। कैसे, ध्यान से देखना जरा, दो तीन चीजों के जवाब दो। पहले तो मुझे क्या चाहिए, मुझे Q2 से Q3 की डिस्टेंस चाहिए। जब Q2 से Q3 की डिस्टेंस चाहिए तो कैसे सोचेंगे सर, ये रहा Q2 और ये रहा Q3, कौन सी बड़ी बात है सर, Q2 Q3 तक पहुंचना कौन सा मुश्किल टास्क है। अब देखो हमें दो बातें दी गई हैं, दो कौन सी बातें दी गई हैं, आप इन दो बातों को सोचो। वो कह रहा है उनकी इक्वल रेडाई है, बस मैंने ये पॉइंट मिस किया। इक्वल रेडाई मतलब क्या, मैंने वो छोटा और बड़ा बना दिया, बट आप मान लो कि वो इक्वल है ना। हमने दो इस तरीके का सिनेरियो लिया कि मान लो वो इक्वल रेडाई के ही बने। कुछ इसे थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है, ऐसे कुछ बना लेते हैं, पर मान लो ये वही है ना। तो हम जानते हैं सर Q2 R2 या Q3 R3 कितने होंगे, 2√3, क्योंकि इनकी रेडियस है ना। तो इनकी रेडाई कितनी है, 2√3, है ना। तो पहले तो मैं ये जानता हूँ सर, ध्यान से सुनना, Q2 R2 मैं जानता हूँ Q2 R2 कितना है सर, वो है आपका 2√3, और यही किसके इक्वल है, यही लेंथ आपकी Q3 R3 के भी इक्वल है। लेकिन इससे फायदा क्या होगा सर, इससे आप निकाल क्या लोगे, सुनना ध्यान से बात को, बहुत बेसिक सी बात है।
ये जो लाइंस जा रही हैं, मान लो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ और इस पॉइंट को कुछ कहता हूँ, है ना, लेट्स से मैं Q R और P तो टेकन है, तो मैं इसे कह लेता हूँ लेट्स से S, है ना, मैं इसे कह लेता हूँ S, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप एक बात बताओ, क्या आप सब इस बात से सहमत हो कि सर ये एक 90 डिग्री एंगल है और ये भी एक 90 डिग्री एंगल ही है? आई होप आप सब इस बात को देख पा रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं ट्राइंगल SR2Q2 में ये एंगल निकाल लूं, तो मुझे ये पता है, तो मैं ये निकाल सकता हूं। सुन रहे हो आप लोग? इसी तरीके से ट्राइंगल SQ3R3 में मैं ये एंगल निकाल लूं, जो कि यही वाला एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मैं क्लियरली Q3R3 जानता हूं, तो मैं बहुत आराम से SR3 या फिर SQ3 जो भी निकालना होगा निकाल लेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, सर ये एंगल तक आप कैसे पहुंचोगे? ये एंगल तक पहुंचना आसान है जनाब, क्योंकि बात समझो, ये कितना एंगल है सर? ये एक 90 डिग्री एंगल है, बिल्कुल सही बात। अगर ये एक 90 डिग्री एंगल है तो मेरा बस रिक्वेस्ट आपसे ये है, क्या आप मुझे ये एंगल बता सकते हो? सर इस एंगल को ढूंढने के लिए मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी और मैं स्लोप के थ्रू पहुंच जाऊंगा वहां तक। अब ये लाइन क्या है सर? ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है। सर्कल कौन सा भाई? सर्कल आपका ये वाला x² + y² = 3। सर सर्कल की टेंजेंट क्या होती है? आप सोच के देखो, √2, 1 एक पॉइंट है और आपका सर्कल है x² + y² - 3 = 0। डू यू रिमेंबर? बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए, कोई डिफरेंशिएशन, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सा कहानी, सीधी सी सॉर्टेड सी बात जानते हैं। t = 0 के थ्रू आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो बहुत आराम से। तो सर x(x1) x² को रिप्लेस करूंगा x(x1) तो कितना हो जाएगा? √2x, है ना, y(y1) तो कितना हो जाएगा? y - 3 = 0। यहाँ से अगर मैं स्लोप निकालता हूँ तो स्लोप कितनी आती है सर? √2x को वहाँ शिफ्ट किया तो कितना हो जाता है? y = -√2 × x +3। आपको दिख रही है इस लाइन की स्लोप कितनी है? -√2। इस लाइन की स्लोप अगर है -√2, मतलब मान के चलो अगर ये एंगल, ये जो एंगल है, अगर मैं इसे कहता हूँ थीटा, है ना, जैसे मैं इसे कह लेता हूँ अल्फा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा? अल्फा। तो आप मुझे बता सकते हो tan थीटा कितना होगा? सर क्लियर सी बात है, tan थीटा मतलब इस टेंजेंट की स्लोप, और इस टेंजेंट की स्लोप कितनी है? -√2। तो कितनी हो जाएगी? -√2। आई होप इस बात को लेकर कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक बात का जवाब दो, अब एक सिंपल सी बात का जवाब दो आप लोग। अगर ये थीटा इतना है, अगर ये थीटा इतना है, तो ये एंगल कितना होगा? कोई परेशानी इस एंगल को निकालने में? आई होप कोई बहुत विशेष बात नहीं है। अगर ये थीटा है तो एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, सॉरी 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये आपका पूरा 180 है। आई होप आपको दिख रहा है। तो एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। अब सुनना ध्यान से, बड़ी सिंपल सी बात है। ये 90 है, बिल्कुल है सर, है ना। ये अल्फा है, बिल्कुल है सर। और ये एंगल कितना है सर? ये एंगल है 180 माइनस थीटा। ये एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये तीनों एंगल्स किसी ट्रायंगल के एंगल हैं। बस बेसिक सी बात है, ऑल्दो हम इसे और भी तरीकों से प्रूव कर सकते थे, बट मैं यहीं पर आपको इस तरीके से कुछ समझाना चाह रहा हूँ। सुनना ध्यान से, मैं आपको बस एक छोटी सी बात प्रूव करवाना चाह रहा हूँ, जिसे आप प्लीज ध्यान से नोटिस करना कि आप ये नया रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो क्या। कि सर देखो, आप बहुत ध्यान से, हमने क्या किया, ये एंगल और इस एंगल का सम किया, जो कि कितना होगा? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180। तो अगर आप देखोगे तो ये कैंसिल। तो आप देखो ध्यान से कि थीटा की वैल्यू कितनी आती है सर? थीटा की वैल्यू आती है 90 प्लस अल्फा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? डू यू ऑल एग्री विद दिस? अगर थीटा की वैल्यू 90 प्लस अल्फा है, तो क्या थीटा की वैल्यू 90 प्लस अल्फा में यहाँ रख सकता हूँ? क्यों कर रहे हो ऐसा सर? बस 2 मिनट थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर थीटा की वैल्यू 90 प्लस अल्फा यहाँ रखी तो कितना हो जाएगा? 10 ऑफ 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू -√2। एक छोटा सा ओपिनियन मेरा आप सॉल्व कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी। 10 90 के कारण 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सही कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, है ना। लेकिन प्लस साइन या माइनस साइन? सर सोच के बताओ, 90 प्लस 90 यहाँ होता है प्लस, यानी यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में बात हो रही होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाता है नेगेटिव, और ये कितना? -√2। तो सर कॉट अल्फा कितना निकल के आता है? कॉट अल्फा निकल कर आता है √2। अब सुनना ध्यान से, कहीं दूर, कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस कॉट अल्फा की वैल्यू जो √2 है वो आपका सारा काम कर देगी। कैसे कर देगी? ध्यान से देखो, एक छोटी सी बात का जवाब दो। मुझे कॉट अल्फा पता है ना, तो मैं पहले तो आपका ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन सा? Q2R2S। मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ? Q2SR2, है ना। अब सुनना ध्यान से, अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया है, कौन सा? Q2SR2, ये वाले ट्रायंगल में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसको लेकर? आपसे मैं पूछ रहा हूँ कॉट अल्फा को लेकर। आप मुझे बताओ कॉट अल्फा कितना होगा? सर कॉट अल्फा
अगर आपको कंफ्यूजन रहती है तो आप टेन अल्फा पर भी बात कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉट अल्फा अगर 1√2 है तो टेन अल्फा कितना होगा जरा बताओ, तो टेन अल्फा होगा 1/√2। तो आप टेन अल्फा से भी डील कर सकते हो, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। टेन अल्फा कितना कह रहे हो सर आप? टेन अल्फा मैं कह रहा हूँ 1/√2, है ना। तो कॉट अल्फा के बजाय हम क्या ले लेते हैं? टेन अल्फा। आई होप ये बात कंफ्यूजिंग नहीं है, जो कि हमारे एक लॉजिक से है 1/√2, पर एक और लॉजिक है जनाब, टेन अल्फा की बात कर रहे हो ना आप। टेन अल्फा मतलब क्या सर? ये एंगल है, टेन कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? Q2R2। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा भाई? परपेंडिकुलर हो जाने वाला है Q2R2। और बेस कितना होगा सर? बेस तो सॉर्टेड है, बेस क्या होगा? SR2। क्या आप सबको दिख रहा है? तो बेस कितना हो जाएगा? SR2। सर इसमें कुछ पता है क्या आपको? मेरे ख्याल से मुझे इसकी रेडियस पता है Q2R2, आई होप आपको याद आ रही है। 2√3 आपको वो रेडियस दी गई थी, तो अगर मैं 2√3 वहाँ पास करता हूँ, ध्यान से नोटिस करिएगा, अगर 2√3 यहाँ पास किया तो हो जाता है 1/√2 इज इक्वल टू 2√3 अपॉन SR2। सर अगर मैं SR2 निकालना चाहता हूँ, अगर मैं SR2 निकालना चाहता हूँ तो क्या जीवन आसान है? √2 को वहाँ पहुँचाए तो √2 × √3 √6 तो हो जाता है 2√6। तो SR2 आता है 2√6। अब इसी तरीके से क्या आप ये नहीं कह सकते? सोच के देखना, SR2 कितना है? 2√6। सर अगर इतनी ही मेहनत वापस करनी है तो कर लो, वरना आपको दिख रहा होगा, प्लीज इस बात को ध्यान से समझना। सेम बात मैं ट्रायंगल SQ3R3 में भी अप्लाई कर सकता हूँ क्या? सोच के देखो, अगर मैंने कौन सा ट्रायंगल देखा, अगर मैंने ट्रायंगल लिया Q3SR3, है ना आपका कौन सा ट्रायंगल भाई? ध्यान से देखो, Q3SR3, वही बात टेन अल्फा। टेन अल्फा कितना है? 1/√2। सेम बात सोच के देखो, इस बार टेन अल्फा क्या होगा? दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वही है आपका 2√3, बेस क्या है? SR3। तो शैलाई से ये जो SR3 होने वाला है, ये जो SR3 आपका निकल के आता है वो भी यही आएगा। मुझे क्या मैं इसे वहाँ नहीं लिखूँ तो भी आप समझ पा रहे हो कि आपके जो ये दो वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी? SR2 और SR3, दोनों ही क्लियरली आपके 2√6 आ रहे हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आई थिंक सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी विशेष कंफ्यूजन सी सिनेरियो नहीं है। लेकिन एक छोटा सा काम और मैं करना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा काम और मैं करना चाह रहा हूँ, अगर आपकी सहमति हो तो। सर एक बात बताओ, ये इक्वल दिख तो नहीं रहे जैसे आपने निकाली, वो मैंने ड्रॉ नहीं किया है, मेरी गलती है, पर आप समझ पा रहे हो ना, ये दोनों सर्कल सेम सर्कल थे क्योंकि वो इक्वल रेडाई के थे, बस मैंने बना ऐसे दिए कि मैंने थोड़ा उसको ठीक से लिया नहीं, है ना। मतलब मुझे थोड़ा सा इसको और मतलब टेक्निकली इसे बहुत छोटा बनाना पड़ता, तब जाकर हम इन्हें ठीक से बना पाते। सेम सर्कल है, मतलब टेक्निकली आपको ये सर्कल और ये सर्कल सेम दिखेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो मैंने गलत ड्रॉ किया है ना। लेकिन आई होप आप बात समझ पा रहे हो, सिनेरियो जरूर समझ पा रहे हो। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात को लेकर, है ना। अब एक बात बताओ आप, सिंपल सी बात, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा पूरा अगर आप दो बातें और निकाल दोगे। चाहो तो एंगल यूज कर लो या पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। आपको अब क्या पता है? आपको ये पता है और आपको ये पता है, तो क्या आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो? ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस 2 मिनट थोड़ा पेशेंस रखें। सिमिलरली सेम बात यहाँ पर देखो, आपको ये पता है और आपको ये पता है, जो कि टेक्निकली वापस सेम है, तो आप ऑफ कोर्स हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं सर? निकाल सकते हैं। तो देखो कहीं से भी निकालो, कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। आपने SR2 निकाला क्या? हाँ सर SR2 जस्ट अभी निकाला, तो SR2 कितना आया? सर SR2 आया 2√6, बहुत बढ़िया। क्या आपको Q2R2 पता है क्या? हाँ सर पता है। तो क्या मैं Q2S निकाल सकता हूँ? बहुत बड़ी बात नहीं है सर, ध्यान से देखो, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाई तो Q2S का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से SR2 का स्क्वायर। आई होप ये बातें मैं ना भी लिखूं तो आप सीधे सीधे समझ पाते, पर इन केस कोई कंफ्यूजन हो तो मैं लिख देता हूँ, Q2R2 का स्क्वायर, है ना। ऐसा आप एग्जाम में नहीं करेंगे, ये आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आई होप आपको तो समझ आ रहा है। अब SR2 का स्क्वायर, सर SR2 का स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो ये हो जाता है 4 × 6 प्लस Q2R2। सर Q2R2 तो पता है 2√3, 2√3 का स्क्वायर क्या, तो कितना? 4 × 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। और यही आपकी क्या है? यही आपका है Q2S। मेरा बस आपसे ये कहना है कि सर जो Q2S है, जो Q2S है वही Q1S आएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। मतलब अभी दिख नहीं रहे हैं, वो सिमिलर दिख रहे हैं, पर ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये सर्कल और ये सर्कल सेम है ना। मैं सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ, मतलब मैं सिंपल सा थॉट दे रहा हूँ आपको कि ये जो आपके ट्रायंगल है, कौन? SQ2R2 और कौन सा ट्रायंगल? SQ3R3, ये ना सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल है बल्कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, बिल्कुल सेम ट्रायंगल है। आई होप आप ये बात याद रखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आपने लगाई और जब आपने निकाला क्या? Q2S, तो Q3S भी निकल जा रहा है, Q3S भी निकल जा रहा है, ये बात आप सब समझ रहे होंगे ना। तो ये कितना हो जा रहा है? 24 और ये हो जा रहा है 12,
24 + 12 36, 36 का √6। तो जब आपने Q2S निकाला जो कि क्लियरली Q3S के भी इक्वल होगा, जो कि कितना होगा 6, क्योंकि आप इसका अंडर लेंगे। सर काफ़ी सारी चीज़ें निकल गई हैं। अब शायद हम जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत आराम से हर एक चीज़ बता सकते हैं बिना ज़्यादा टेंशन लिए। मेरे ख्याल से मेरे पास बहुत सारा डेटा अब है। सर Q2 Q3 जब उसने पूछा तो Q2 Q3 मतलब क्या? Q2 Q3 मतलब ये डिस्टेंस। Q2 जब Q3 वो पूछ रहे तो शैलाई से वो होगी Q2S + Q3S। अरे हाँ या ना? तो जब आपसे Q2 Q3 पूछा तो वो क्या होगा भाई? Q2S + Q3S। सर ये दोनों तो सेम है। और Q2S कितना है याद करो। सर Q2S जब आपने निकाला था तो वो आया था 6, है ना? तो 6 + 6 कितना? 12। तो क्या ऑप्शन ए हम मार्क करें? आई थिंक इतने आसान से एक क्वेश्चन है जिसको लेकर कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। सर ऑप्शन बी R2 R3। अगर मुझे R2 R3 निकालना है तो सर R2 R3 क्या होगा? सर R2 R3 बड़ी सिंपल सी बात है, R2 R3 है। जब आपसे R2 R3 पूछा जा रहा है तो शैल आई से R2 R3 इज नथिंग बट व्हाट? R2S + SR3। आई होप आपको समझ रहा है, जो कि दोनों टेक्निकली इक्वल हैं। अब R2S या SR3 कितना है सर? अगर मैं ढूंढूं तो R2S हमने निकाला था, कितना था? 2√6। तो 2√6 का डबल कितना? 4√6। और सर टेक्निकली ये भी सेम दिया हुआ है। क्या ये दोनों पार्ट समझ आए? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया सच में यकीनन तौर पर बहुत आसान टास्क है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? एक बात बताओ, OR2 R3 है ना, आप किस ट्राइंगल की बात कर रहे हो? OR2 R3। एक छोटी सी बात का जवाब दो, अगर मैंने O से इस R2 R3 लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो सर ये रेडियस नहीं होगी क्या? ये रेडियस नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। अच्छा सर इस OP, ये जो आपका सर्कल है इसकी रेडियस क्या है? आई होप आपको याद है, आपका जो सर्कल है उसकी रेडियस है √3। तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है OP, ये कितनी है सर? OP जो लेंथ है वो है √3। इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा ये हो रहा है जनाब कि जब आपसे OR2 R3, जो आपसे ट्राइंगल OR2 R3 का एरिया पूछा जा रहा है तो मैं क्या कहूँगा? जब आपसे ट्राइंगल OR2, आई एम रियली सॉरी, OR2 R3 का एरिया अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं क्या कहूँगा भाई? मैं कहूँगा हाफ बेस। क्या है सर? बेस आप ध्यान से देखो, बेस है आपका R2 R3। बेस आपको दिख रहा है R2 R3, तो बेस है R2 R3 और R2 R3 हमने निकाला है क्या? 4√6। तो बेस है आपका कितना? 4√6। और हाइट कितनी है सर? हाइट हमने जस्ट अभी एक्सप्लोर किया, हाइट कितना है भाई? आप याद करो, हाइट यानी क्या सर? हाइट अभी तो निकाला आपने, क्या? देखो भाई, हाइट OP, और OP कितना है सर? √3। तो क्या मैं यहाँ पर लिख दूँ √3? आई थिंक चीज़ें सॉर्टेड हैं, चीज़ें मुश्किल नहीं है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखो बहुत ध्यान से नोटिस करना चीज़ों को, शायद ये सिंप्लीफाई होकर यही आंसर दे, क्योंकि देखो 2 का 4 कितना? 2 टाइम्स, एग्री। और क्या सर? देखो 6 × 3, 6 × 3 कितना? 18, 18 यानी 9 × 2, वैसे भी देख सकते थे जैसे ठीक लगे। 9 × 2 में से 9 बाहर आए, तो 9 बाहर आए तो कितना? 3, और अंदर कितना बचा? √2। तो क्या ये 6√2 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर, ऑप्शन सी भी आंसर है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर मैं ऑप्शन डी की तरफ बढ़ता हूं तो ऑप्शन डी में अगर निकाला तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQ2Q3। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQ2Q3, ट्रस्ट मी दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्यों सर? सुनिएगा ध्यान से। Q2Q3 आपका क्या है? ये लाइन, सुनना ध्यान से। मेरे पास Q2Q3 एक लाइन है जिसमें से मैंने क्या किया, जिसमें से मैंने यहाँ पर ये लाइन कनेक्ट की कुछ ऐसे, और ऑफ कोर्स ये P से ये लाइन कुछ कनेक्ट की ऐसे। आई होप इस बात से आप सब सहमत हो। अब सर एक छोटी सी बात का आप जवाब दे दो, ये जो ट्रायंगल है आपका PQ2Q3, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी ही सिंपल सी बात है। आप सोच के बताओ, अगर मैं यही लिखता हूँ कौन सा ट्रायंगल PQ2Q3, अगर इसका मुझे एरिया निकालना है, इफ आई विश टू फिगर आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, शैल आई से सर पहले तो हाफ, बिल्कुल सही बात है, फिर बेस। क्या मैं यहाँ पर Q2Q3 को बेस मान सकता हूँ? मान लो सर। अब जब आपने Q2Q3 को बेस माना है तो हाइट क्या लोगे? देखो हाइट क्या होगी? हाइट होगी P से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर इस लाइन पर। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? P से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर इस लाइन पर। सर ये तो P का x कोऑर्डिनेट होगा ना, आप समझो ना, ये P का x कोऑर्डिनेट होगा। मतलब अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए कह दूं M, तो ये क्या होगी? PM। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। अब सुनिएगा ध्यान से, हाफ तो हाफ है। क्या हमने Q2Q3 निकाला था? हाँ सर Q2Q3 निकाला था, जो कि कितना था? 12। तो कितना हो जाएगा? 12। और PM कितना होगा सर? PM होगा P का x कोऑर्डिनेट, जो कि है कितना? √2, जो P का एब्सिसा होगा। सर ये आता है 6√2। ये कितना आता है?
6√2, और यहाँ पे बस उन्होंने एक गड़बड़ कर दी। अगर ये 6√2 दिया होता तो हम ऑप्शन डी भी मार्क करते, पर उन्होंने लिख दिया है 4√2, जिस वजह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन 4 सवाल, सब कुछ पूछ डाला, पूरी डिटेल्ड नॉलेज आपकी चेक कर ली। ना सिर्फ सर्कल, पता नहीं पैराबोला तो कहाँ गया, सर्कल और सर्कल में बहुत सारी बातें कर ली। पैराबोला से तो सिर्फ इतनी सी बात की उसने कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, बाकी ये क्वेश्चन टेक्निकली सर्कल में रखा जाना चाहिए था, पर चूंकि पैराबोला का थोड़ा सा नॉलेज यूज हुआ कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, इसलिए हमने पैराबोला में डिस्कस किया, वरना ये टेक्निकली सर्कल्स चैप्टर का क्वेश्चन है। आई होप एक आसान, बेसिक और बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। यकीनन तौर पर ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है अगर ठीक से इन्हें किए जाए तो, पर आपको आसान लग रहे होंगे क्योंकि हमने हर एक कंसेप्ट पढ़ा है, हमने हर एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने एक बारीकी को एक्सप्लोर किया है, हमने हर एक न्यूएंसेस को सीखा है। और जब आप चीज़ों को इतने अच्छे से पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छे से चीज़ें समझ पा रहे होते हैं और बहुत आसानी से उसे कर रहे होते हैं। मतलब इससे मैं उस पॉइंट से जस्टिफाई कर सकता हूँ जहाँ पर एक इंडियन आर्मी की टैगलाइन है, उनका एक कोट है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना ज़्यादा आप पसीना बहाते हैं प्रैक्टिस के वक्त, उतना कम खून बहता है असली युद्ध के मैदान में। ये वही बात है जहाँ पर आप जितने अच्छे से कंसेप्ट्स को सीखेंगे उतनी आसानी से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, और यही प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट होगी आपकी रियल एग्जामिनेशन हॉल में। आई होप ये सारी बातें आप याद रखेंगे। ये हम सिंगेज मैथमेटिक्स का IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की तैयारी आपको करवा रहे हैं। पूरा 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है थरली कवर करते हुए, बहुत डिटेल्ड मैनर में कवर करते हुए, क्योंकि यकीनन तौर पर हम हर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, हर एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उनमें दिए गए इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स, उनकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, और फिर JEE एडवांस में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी कर रहे हैं उस चैप्टर के। ये जो पैकेज है, उन्होंने पूरे सिलेबस को, आपके 11th-12th के सिलेबस को, मैथमेटिक्स को, जो कि IIT JEE मेंस और JEE एडवांस पूछती है, उसे इन 5 किताबों में डिवाइड कर दिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम कर रहे हैं, फिर हम कैलकुलस करेंगे, फिर हम वेक्टर्स इन 3D करेंगे, फिर हम अलजेब्रा करेंगे, और फिर फाइनली ट्रिग्नोमेट्री के साथ ये पूरा आपका प्रोग्राम बाइंड अप करेंगे। हम आपके लिए डेली 2 लेक्चर्स रिलीज करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स पर, या फिर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मैनर में चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है, कोई ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं कि ट्रायल वर्जन चल रहा हो फिर पेड वर्जन आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं। आप निसंदेह होकर बस अच्छे से पढ़िए, अपनी एक अच्छी तैयारी करिए, सारे नोट्स प्रॉपर्ली बनाइए, उन्हें रिवाइज करते चलिए, इन लेक्चर्स को देखिए, कुछ भी मिस मत करिए, और क्वेश्चन सॉल्व करिए। यही की है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। आई होप चीज़ें सॉर्टेड हैं, चीज़ें सुलझी हुई हैं, आपको हर एक कंसेप्ट बारीकी से समझ आ रहा है। इस प्लेलिस्ट को भी सेव करना है स्टूडेंट्स। इसके लिए तरीका बड़ा आसान सा है, आप इसी वीडियो के जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको फुल प्लेलिस्ट लिंक दिखाई देगा, जहां लिखा होगा सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। प्लेलिस्ट पूरा ओपन हो जाएगा, आपके पास सारे वीडियोस आपको प्रॉपर्ली अरेंज्ड दिखेंगे, इससे आप हमेशा सिंक में रहोगे। वहाँ एक प्लस साइन दिखाई देगा जिसका मतलब है सेव प्लेलिस्ट, उससे ये प्लेलिस्ट आपके पास भी हमेशा रहेगा और आप हमेशा इन वीडियोज़ को एक्सेस कर पाएंगे, और आप अच्छे से देख पाएंगे कि आप कहाँ पर है और हमने कितनी वीडियोस रिलीज़ कर दी है। तो जो भी वो गैप है, जो भी बैकलॉग आपका बन रहा है, वो आप कवर करें। कोशिश करिए लाइव प्रीमियर के वक्त ही देखें। आपके लिए डेली 2 लेक्चर्स रिलीज़ हो रहे हैं 9 o'clock 9:30 के आसपास, इवनिंग में, रात के वक्त। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको उसके लिए गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। तो आई थिंक सारी चीज़ें सुलझी हुई हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। कोई बात हो तो कमेंट में लिखना, हम रिस्पॉन्ड करेंगे अगर क्वेरी रेलेवेंट रही तो। आई थिंक आज के सेशन में इतना काफ़ी है, चीज़ें क्लियर हैं, चीज़ें स्मूथ हैं। लेट्स कॉल इट अ डे हियर स्टूडेंट्स। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।